कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अब अन्य खबरों का। प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में विकसित भारत विकसित पश्चिम बंगाल कार्यक्रम में भी हिस्सा लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री वहां रेल और सड़क क्षेत्र में 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर बंगाल और आसपास के क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचाने वाली रेल लाइनों के विद्युतीकरण की कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मणिग्राम निमटीटा खंड में रेलवे लाइन के दोहरीकरण की परियोजना सहित अन्य महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं को भी समर्पित करेंगे। ये रेल परियोजनाएं रेल कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी, माल ढुलाई की सुविधा प्रदान करेंगी और क्षेत्र में रोजगार सृजन के साथ साथ आर्थिक विकास में योगदान भी देंगी। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में 3,100 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें परियोजनाओं में NH-27 का 4 लेन घोसपुकुर धूपगुड़ी खंड और NH-27 पर 4 लेन इस्लामपुर बाईपास शामिल है। सड़क परियोजनाएं क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को भी गति प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री सिलीगुड़ी में कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं। उत्तर बंगाल और पूर्वोत्तर के लिए शुरू होने वाली रेलवे की परियोजनाओं का लाभ यहां के लोगों को मिलेगा और उनका सफर आरामदायक रहेगा। प्रधानमंत्री आज सिलीगुड़ी में रेलवे की किन परियोजनाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं, उस पर DD न्यूज ने रेलवे के CPRO सब्यसाची डे से बात की है। आइए आपको सुनवाते हैं। CPRO सब्यसाची डे इस समय हमारे साथ हैं और सिलीगुड़ी में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सारे रेलवे की प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखने जा रहे हैं। कई हजार करोड़ के ये प्रोजेक्ट हैं। सर, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनकी आधारशिला शिलान्यास प्रधानमंत्री कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ पे सिलीगुड़ी में रेलवे के 7 प्रोजेक्ट्स हैं और एक ट्रेन फ्लैग ऑफ करेंगे। जो 7 प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से मणिग्राम से निमतीता एक लाइन है, ईस्टर्न रेलवे में आती है, उस लाइन का इनॉग्रेशन होगा। और इस तरफ नॉर्थ बंगाल की तरफ 5 इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स हैं और एक अलुवाबाड़ी से आमबाड़ी फालाकाटा से लेकर अलुवाबाड़ी तक का ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग है, जिसमें न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन का इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग भी इंक्लूडेड है। ये जितने प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे बरसोई राधिकापुर हो गया, इकलाकी बालूरघाट हो गया, सिलीगुड़ी सीवॉक से लेकर समुकतला अलीपुरद्वार न्यू कुच बिहार हो गया, ये कुछ मेन प्रोजेक्ट्स हैं इनमें जो 6 प्रोजेक्ट्स जो किए जा रहे हैं। इनमें मेन जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो मिलने वाला है वो एक वेस्ट बंगाल में तो एक ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन का एक मेन एक चेंज आ जाएगा ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन का। प्लस ये जितनी लाइनें हैं, जो मेन लाइनें हैं, ये नॉर्थ ईस्ट को फीड करती हैं। ये लाइनें नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमारे गुड्स ट्रेन कहिए कि पैसेंजर ट्रेन कहिए, इन सब की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इन सब के ऑपरेशंस में हमारे लिए काफ़ी आसानी होगी। दूसरा, अगर हम देखें तो कितने हजार करोड़ की ये परियोजनाएं हैं और लोगों को इसका क्या फ़ायदा होगा, खासतौर से अगर ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट में और वेस्ट बंगाल? देखिए, हमारे जो रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं, सिलीगुड़ी में जो फंक्शन हो रहा है उसमें टोटल NHAI और रेलवे के मिला के 4,500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं। और ये जितने हमारे रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं, ये मेनली यहाँ के पब्लिक को फास्टर ट्रांसपोर्टेशन देगी, ग्रीनर ट्रांसपोर्टेशन देगी। और ये जो इंटरसिटी ट्रैवल जो है, जो अभी जो हम डीजल ट्रैक्शन पे जो हम ज़्यादा वो करते थे, डीजल ट्रैक्शन पे जो ज़्यादा चलता था, वो अभी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे कन्वर्ट हो जाएगा। हमारी जो मेमू सर्विसेज वो चलने लगेंगी ड्यू टू इलेक्ट्रिफिकेशन। मतलब यहाँ के लोगों को, नॉर्थ ईस्ट और बंगाल के लोगों को काफ़ी लाभ होगा? काफ़ी लाभ होगा। देखिए, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को स्पेसिफिकली अगर बोला जाए, ये जितने प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे नॉर्थ ईस्ट को फीड करते हैं। ये सारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये लाइनें जाती हैं, मोस्ट ऑफ द लाइनें। तो इनकी तरफ जो हमारे जो गुड्स ट्रेन की ऑपरेशंस, पैसेंजर ट्रेन की ऑपरेशंस की फ्रीक्वेंसी और ऑपरेशनल ईजनेस बढ़ जाएगा। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सब्यसाची डे। CPRO रेलवे बता रहे थे कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट यहाँ की जो स्थिति है उसे चेंज करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में एक बड़ा बदलाव आएगा और इसके साथ साथ ही कई हजार करोड़ की परियोजनाएं जिनकी आधारशिला शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिलीगुड़ी में करने जा रहे हैं। कैमरामैन उत्तम के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज, सिलीगुड़ी। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लमलेट।
बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। Startup Advisory and Support, SBI Startup Branch पे। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। बीते 10 वर्ष में केंद्र की मोदी सरकार की अगुवाई में पूर्वोत्तर राज्य देश के विकास में लगातार महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी धरातल पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों ने आज विश्व मानचित्र पर अपनी विशेष जगह बनाई है। बीते सालों में जहां 1000 से ज्यादा उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया, वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में रोड सेक्टर, रेलवे, वाटरवेज, स्कूल और कॉलेजेस की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर पूर्व के राज्य भारत के विकास का पावर हाउस बन गए हैं। पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी के नाम से संबोधित किया है। पिछले 2 सालों में केंद्रीय मंत्रियों ने 362 बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। खुद पीएम मोदी ने 64 बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। बीते 10 साल में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों को 5 लाख करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। इन 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली और बाकी भारत के बीच की दूरी कम हुई है। मोदी सरकार ने इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था, उग्रवाद और सीमाओं की समस्याओं के निवारण में भी महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। नॉर्थ ईस्ट में 2014 से 2023 तक हिंसक घटनाओं में 73% की कमी आई है। बीते 5 वर्षों में उग्रवादी समूहों के 8,900 से अधिक कैडर सरेंडर कर मेन स्ट्रीम में शामिल हो चुके हैं। असम और मणिपुर के कुछ हिस्सों को छोड़कर 2018 में एफस्पा के तहत आने वाले क्षेत्रों में से 75% क्षेत्र को इससे मुक्त कर दिया गया है। मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के लिए साल 2022-23 से 2025-26 के लिए 4800 करोड़ रुपए का आवंटन किया है और बजट में लगभग 162% की वृद्धि की है। पूर्वोत्तर में पिछले 10 सालों में रेलवे में 81,000 करोड़ रुपए, सड़क संपर्क में 48,000 करोड़ रुपए और भारतमाला परियोजना के तहत 5,196 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण मोदी सरकार ने किया है। उड़ान योजना के तहत 8 नए हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है और 71 नए हवाई मार्ग शुरू किए गए हैं। बोडो, नागा, कार्बी, त्रिपुरी और ब्रू और अन्य आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते किए गए हैं। प्रधानमंत्री द्वारा पीएम डिवाइन योजना की शुरुआत की गई है। बुनियादी ढांचागत विकास के तहत असम में बोगीबिल के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबिल रेल सह सड़क पुल का निर्माण किया गया है। केंद्र सरकार के सक्रिय प्रयासों से कई दशकों से चले आ रहे विवादों का भी आखिरकार स्थायी समाधान हो रहा है। बोडो समझौता, ब्रू रियांग समझौता, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा समझौता, कार्बी आंगलोंग समझौता, असम मेघालय अंतरराज्य सीमा समझौता, जेडयूएफ के साथ समझौता, दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी समझौता, मणिपुर के यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यूएनएलएफ के साथ शांति समझौता। इन समझौतों से उत्तर पूर्व में शांति की बहाली मुमकिन हो पाई है। इन तथ्यों से ये स्पष्ट है कि पूर्वोत्तर के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर विकास की नई कहानी यूं ही लिखता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस पार्टी को चुनाव से पहले एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हो गए। सुरेश पचौरी ने भोपाल में बीजेपी की सदस्यता ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सुरेश पचौरी को सदस्यता दिलाई। सुरेश पचौरी सहित विशाल पटेल, गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, संजय शुक्ला, अर्जुन
पालिया, आलोक चंसौरिया, कैलाश मिश्रा, योगेश शर्मा, अतुल शर्मा, सुभाष यादव, दिनेश ढिमोले भाजपा में शामिल हुए हैं। इस दौरान सुरेश पचौरी ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए हम सबको साथ आना होगा। मुझे अपने जीवन में कभी पद और कद की लालसा नहीं रही। हमें अपने प्रदेश को, जिसके हम वासी हैं, उसे प्रगति और विकास के द्वार पर हमें आगे बढ़ाना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि दुर्भाग्य से कांग्रेस की अगुवाई में देश की सेवा में काम करने वाले ऐसे अच्छे लोगों की लगातार अनदेखी रही है। कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति ऐसे माहौल में काम क्यों करना चाहेगा। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व ऐसे शुचिता वाले, साफ सुथरे ढंग से देश सेवा को लेकर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नजरअंदाज करता है, और कोई भी स्वाभिमानी आदमी ऐसे वातावरण में क्यों काम करना चाहेगा। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अमित शाह का ये बिहार दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अमित शाह आज पटना में सबसे पहले कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और इसके बाद दोपहर में अमित शाह पटना में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की अति पिछड़ा महासम्मेलन जो है उसमें शामिल होंगे। खबर मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित मंत्रालय भवन की, जहां आग लग गई। ये वल्लभ भवन की पुरानी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर आग लगी हुई है और आग में कई सरकारी दस्तावेज जलकर राख हो गए। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंच के अग्निशमन जो डिपार्टमेंट से जुड़े लोग थे और आग में 4 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां लगी हुई हैं। डीसीपी ने बताया कि फोर्स तुरंत वहां पहुंची। जितने भी फायर ब्रिगेड हैं उन्हें बुला लिया गया। आग पर काबू पा लिया गया है। बिल्कुल तुरंत फोर्स पहुंच गया है यहाँ पे और जितने भी फायर ब्रिगेड हैं उनको बुलवा लिया गया है और सेकंड थर्ड फ्लोर की आग कंट्रोल हो गई है। फोर्थ फ्लोर में अभी है तो लगातार उसकी बुझाने की कार्रवाई जारी है। हम लोग को सिर्फ उसके पानी के टैंकर को फटाफट पहुंचाना है। जो एयरपोर्ट की फायर ब्रिगेड है वो तकनीकी रूप से सक्षम है और वो लगातार उसमें सभी लोग जुट के उसमें बुझाने में जुटे हुए हैं। SDRF की भी टीम गई हुई। अगर कोई अंदर लोग हैं, PS सिस्टम से अनाउंस कराया गया, लेकिन इतनी आवाजें हैं कि अंदर तक पहुंच नहीं पा रही हैं। वैसे तो आज छुट्टी का दिन है, नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ लोग हैं तो उनको भी निकालने की कार्रवाई कर रहे हैं। NLB सर्विसेज के CEO सचिन आलुग ने कहा कि देश में धार्मिक पर्यटन से अगले 4 से 5 वर्षों में करीब 2 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि भारत में धार्मिक पर्यटन गति पकड़ रहा है और 2023 से 2030 के बीच इसके सालाना 16% से अधिक बढ़ने की उम्मीद है। सचिन आलुग ने कहा कि 2028 तक 60 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित राजस्व के साथ धार्मिक पर्यटन अस्थायी और स्थायी दोनों श्रमिकों के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलेगा। आलुग ने यह भी कहा कि हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से भी धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा मिल सकता है। उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्यटन से खाद्य सेवाओं के साथ साथ उपभोक्ता वस्तुओं, आतिथ्य परिवहन, धार्मिक सामग्री, हस्तशिल्प, स्थानीय कपड़ा, रसद भंडारण और पैकेजिंग सहित जो तमाम अन्य क्षेत्र जो उद्यमिता से जुड़े हैं उनके अवसरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कर्पूरी ठाकुर के परपोते आदित्य अनमोल ने अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री से उनके आवास पर हुई मुलाकात के बाद अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने एक लेख लिखकर बताया कि मेरे दादा रामनाथ ठाकुर को प्रधानमंत्री का फोन आया और उन्होंने हमें अपने आवास पर आमंत्रित किया। 12 फरवरी को हुई प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात का विस्तृत विवरण का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि मुलाकात में शासन, शिक्षा और मूल्यों पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के समावेशी नेतृत्व से रूबरू होने का मौका मिला। प्रधानमंत्री ने एकता और सम्मान पर जोर देते हुए कर्पूरी ठाकुर के गांव आने का निमंत्रण भी स्वीकार कर लिया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की खुशी के बीच कर्पूरी ठाकुर के बेटे और दादा रामनाथ ठाकुर को प्रधानमंत्री का फोन आया। जैसे ही दादाजी ने हार्दिक आभार व्यक्त किया, प्रधानमंत्री ने उन्हें अपने आवास पर आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री आवास तक की यात्रा केवल भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि भारत के नेतृत्व के हृदय में प्रवेश की यात्रा थी। बात आज शास्त्री सुरजीत भल्ला की, जिनका कहना है कि भारत में अत्यधिक गरीबी लगभग खत्म हो गई है। उन्होंने हाल ही में जारी घरेलू उपभोग
वय सर्वेक्षण डाटा और वैश्विक बैंक के अनुमानों के आधार पर बताया कि भारत में शहरी और ग्रामीण असमानता में बड़ी गिरावट आई। सुरजीत भल्ला ने अपने लेख में आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2011-12 के बाद से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी का हेड काउंट गरीबी अनुपात 2011-12 में 12.2% से घटकर 2022-23 में 2% रह गया। ग्रामीण गरीबी 2.5% थी, जबकि शहरी गरीबी घटकर 1% रह गई। लेख में यह भी कहा गया कि इस दौरान शहरी और ग्रामीण असमानता भी अभूतपूर्व गिरावट आई है। शहरी गिनी 36.7 से घटकर 31.9 रही, जबकि ग्रामीण गिनी 28.7 से घटकर 27%। भल्ला ने अपने लेख में आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2011-12 के बाद वास्तविक प्रति व्यक्ति खपत 2.9% प्रतिवर्ष बढ़ी है। इस दौरान ग्रामीण वृद्धि 3.1% और शहरी वृद्धि 2.6% रही। वहीं गिनी सूचकांक आय वितरण की असमानता को दर्शाता है और अगर ये 0 है तो इसका अर्थ है कि समाज में पूरी तरह समानता है। लेख में कहा गया कि असमानता विश्लेषण के इतिहास में गिरावट अभूतपूर्व है और इन अनुमानों में सरकार द्वारा लगभग 2/3 आबादी को दिए जाने वाले मुफ्त भोजन, गेहूं और चावल और सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा को ध्यान में नहीं रखा गया। लेख में कहा गया कि HCR में गिरावट उल्लेखनीय है क्योंकि अतीत में भारत को गरीबी के स्तर में इतनी कमी लाने के लिए 30 साल लगे थे, जबकि इस बार इसे 11 साल में हासिल कर लिया गया। भारत सरकार के त्रिआयामी दृष्टिकोण से माओवादी हिंसा में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। बेहतर रणनीति, विकास और राज्य केंद्र समन्वय में सार्वजनिक योगदान से संभव हो पाया। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2004 से 14 की तुलना में 2014 और 23 के दशक में हिंसा के मामलों में 52% की कमी आई और मौतों की संख्या 59% कम होकर 6035 से अब सिर्फ 1868 है। माओवाद प्रभावित रेड जोन में कुल 195 नए कैंप स्थापित किए गए। गृह मंत्रालय के अनुसार दशकों पुरानी इस समस्या से निपटने के संबंधित राज्य सरकारों के साथ विभिन्न उच्च स्तरीय विचार विमर्श और बातचीत की गई। इसमें एक बात सामने आई कि अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित क्षेत्रों के लिए एकीकृत दृष्टिकोण बेहतर परिणाम देंगे। इसे ध्यान में रखते हुए माओवादी हिंसा के संबंध में प्रसार और प्रवृत्तियों का एक विस्तृत विश्लेषण भी किया गया। कार्यान्वयन और निगरानी के संबंध में 10 राज्यों के 70 जिलों को इसमें शामिल किया गया। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि वामपंथी उग्रवाद की घटनाएं 14,862 से घटकर 7,128 हुई और वामपंथी उग्रवाद के कारण सुरक्षा बलों की मौतों की संख्या 2004 से 14 में 1750 से 72% कम होकर 2014-23 के दौरान 485 और नागरिक मौतों की संख्या 68% घटी है। इस तरह के हिंसा वाले जिलों की संख्या 2010 में 96 थी, जो 2023 में 53% घटकर 45 हुई। इसके साथ ही हिंसा की रिपोर्ट करने वाले पुलिस स्टेशन की संख्या 2010 में 465 से घटकर 2022 में 176 हो गई। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।